नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो अब लेकर मैं फिर हाजिर हूँ 4.1 जो C14 का पेपर है, एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी HI का पेपर है 3rd सेमेस्टर का। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो लेकर मैं हाजिर हूँ। 3 यूनिट हो गई थी, 3 मॉड्यूल हो गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4th मॉड्यूल क्या है। तो 4th मॉड्यूल में पूछा है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर 4.1 है वो हम देख लेते हैं। 4.1 है मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जिसमें मैथड आपके सिलेबस में दिया हुआ है नेचुरल, स्ट्रक्चरल एंड कंबाइंड मैथड। ठीक है, तो ये 3 मैथड हैं। श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सिखाने के तरीके हैं, 3 प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है प्राकृतिक विधि, दूसरी है संरचनात्मक विधि और तीसरी है संयुक्त विधि, यानी कि नेचुरल मैथड, स्ट्रक्चरल मैथड और कंबाइंड मैथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल मैथड क्या है। नेचुरल मैथड जो है उसका मानना है कि भाषा सिखाई नहीं जा सकती। मतलब इनका मानना है कि भाषा सीखने योग्य है, सिखाने योग्य नहीं है। मतलब भाषा को टीच नहीं करना चाहिए किसी को। मतलब इसमें एक्सपोजर और इनपुट की को सुनिश्चित करना होगा ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से नेचुरली भाषा को सीख सकें। मतलब पर्यावरण से भीतर भाषा सीखें। कोई प्रतीक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। मौखिक बातचीत के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है। घर में योजनाबद्ध भाषा वातावरण होता है। इसमें प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का वर्णन जो है ग्रोहट और मैकेनली, रोज क्विगली 1987 और 1958 द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या बताया था वो देख लेते हैं। तो सामान्य भाषा विकास के बारे में जानकारी भाषा लक्ष्यों और हस्तक्षेप रणनीतियों को निर्धारित करने का आधार है। भाषा संरचना के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा संचार के माध्यम से सीखी जाती है। नेचुरल मेथड का क्या मानना है कि भाषा संचार के माध्यम से सीखी जाती है। संचार क्षमता भाषा विकास का अंतिम लक्ष्य है। मतलब जो संचार की कैपेसिटी है, कम्युनिकेशन की कैपेसिटी है, वो भाषा विकास का अंतिम लक्ष्य माना जाता है नेचुरल मेथड के हिसाब से। स्ट्रक्चरल मेथड जो है संरचनात्मक विधियां जो है भाषा शिक्षण को अच्छी तरह से निर्माण करने के समान मानती हैं। इनका मानना है कि भाषा सीखने योग्य है, सिखाने योग्य है। ठीक है, इनका मानना क्या है? भाषा सिखाने योग्य है, भाषा को सिखाया जाना चाहिए। ये संरचना को दर्शाने के लिए प्रतीक प्रणाली के उपयोग की वकालत करता है। मतलब नेचुरल मेथड में कोई भाषा की संरचना नहीं होती है। इसमें जो स्ट्रक्चरल मेथड होता है उसमें ग्रामेटिकल पैटर्न पर आधारित होती है भाषा। छात्रों को व्याकरण संबंधी पहलुओं का विश्लेषण, वर्गीकरण करके व्याकरणों के नियमों पर काम करने के लिए कहा जाता है। ये अभ्यास के माध्यम से कठोर अभ्यास की वकालत करता है। मतलब इसमें ड्रिल अभ्यास की या ड्रिल प्रैक्टिस की एडवोकेसी करता है। भाषा के पैटर्न विकसित करने में याद रखने और नकल करने का काम करता है। ये बहुत कम लचीलेपन के साथ अत्यधिक अनुक्रमित पाठ्यक्रम की वकालत करता है। मतलब इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सीक्वेंस वाइज होती हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड नेचुरल और कंबाइंड मेथड। अब जो कंबाइंड मेथड है वो देख लेते हैं। तो कंबाइंड मेथड जो है इसके कुछ मेजर प्रोग्राम है। मतलब कंबाइंड मेथड का मानना है भाषा सीखने और सिखाने दोनों योग्य होती है। ठीक है, तो इसके 4 मेजर प्रोग्राम हैं जिसको पाउलो और क्विजली ने 1994 और गियर्स मूग ने 1983 में दिया था। तो पहला है द रोड आइसलैंड कैरिकुलम, जिसको ब्लैक बेल एट अल ने 1978 में दिया था। नेक्स्ट है TSA टेस्ट ऑफ सिंटैक्टिक एबिलिटी सिंटैक्स प्रोग्राम, क्विजली एंड पावर ने 1979 में दिया था। मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड है वैन ओडेन ने 1977 में दिया था। टीचर असेसमेंट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टैग्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोड आइसलैंड कैरिकुलम। इस पाठ्यक्रम में 3 स्तरों पर जोर दिया जाता है। पहला है प्री स्कूल और किंडरगार्टन के बच्चों के लिए, जिसमें एक्सपोजर, रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल का लेखन सिखाया जाता है। मतलब जो पहला स्तर है प्री स्कूल और
किंडरगार्टन बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों को मौका दिया जाता है पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने का, उच्चारण करने का, जिसमें लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो होते हैं, भाषाई सिद्धांत होते हैं, उनका लेखन सिखाया जाता है। दूसरे स्तर में साधारण वाक्यों के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। तीसरे स्तर में जटिल वाक्यों के शिक्षण अधिगम कराया जाता है। मतलब दूसरे में क्या करते हैं, जो सिंपल वाक्य हैं उनके टीचिंग पर जोर देते हैं, और तीसरे में जो कठिन वाक्य हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, उनके शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेस्ट ऑफ सिंटैक्टिक एबिलिटी सिंटैक्स प्रोग्राम TSA जो है, ये बच्चों को वाक्य संरचना सिखाने में मदद करता है। अध्यापक बच्चों को खेलकूद व अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से वाक्य संरचना के बारे में निर्देशित करता है। इसमें विशेष सृजित परिस्थिति में बच्चों को वाक्य संरचना से संबंधित वर्कबुक वितरित की जाती है। मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड है, ये माँ और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके मध्य समान अंतःक्रिया के द्वारा नज़दीक निरीक्षण के माध्यम से भाषा सिखाने की एक विधि है। ठीक है, इसमें दो पक्ष होते हैं। सीज होती है जो बच्चा कहना चाहता है, डबल रोल जो बच्चा कहना चाहता है और जो बच्चे को उत्तर देना है। इसमें दो पक्ष पर कार्य किया जाता है। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल, स्ट्रक्चरल एंड कंबाइंड मेथड। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड देखते हैं, तो स्वाभाविक क्रियाओं पर जोर देता है, मतलब स्वाभाविक रूप से इसमें बच्चे भाषा सीखते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड में योजना बनाई जाती है, यानी योजनाबद्ध क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। और कंबाइंड मेथड में दोनों हैं, स्वाभाविक और योजनाबद्ध। ठीक है, दूसरा जो है नेचुरल मेथड देख लेते हैं, भाषा को सीखने योग्य माना जाता है। नेचुरल मेथड में भाषा को सीखने योग्य माना जाता है, और स्ट्रक्चरल मेथड में भाषा को सिखाने योग्य माना जाता है। कंबाइंड मेथड में भाषा सीखने और सिखाने दोनों योग्य माना जाता है। थर्ड है नेचुरल मेथड में भाषा के प्रकृति विकास में विश्वास किया जाता है, मतलब इसमें भाषा की नेचुरल डेवलपमेंट में बिलीव किया जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल मेथड है व्याकरण शिक्षण पर विश्वास करता है, और कंबाइंड मेथड में दोनों के मिश्रण पे, मतलब भाषा के प्रकृति विकास में भी और व्याकरण के शिक्षण पर भी विश्वास, दोनों पर विश्वास किया जाता है। फोर्थ है नेचुरल मेथड में छात्रों द्वारा व्याकरण के रूप व नियम छोड़कर खोज की जाती है, मतलब इसमें जो व्याकरण के नियम होते हैं, उसके जो फॉर्म होते हैं, उसको छोड़कर उसकी खोज की जाती है। और स्ट्रक्चरल मेथड में छात्रों को व्याकरण के रूप व नियम दिए जाते हैं याद करने के लिए। कंबाइंड मेथड में छात्र सृजित परिस्थिति में व्याकरण रूप व नियम सीखते हैं, तब वह भाषा का प्रयोग स्वयं सीखते हैं, मतलब पहले भाषा का रूप और नियम सीखते हैं और उसके बाद उसका यूज़ करना सीखते हैं। नेचुरल मेथड में शुद्ध प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है, उनका जो प्योर परफॉर्मेंस होता है उस पर जोर दिया जाता है। और स्ट्रक्चरल मेथड में प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कंबाइंड मेथड में शुद्ध प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षण व अभ्यास पर जोर दिया जाता है। नेचुरल मेथड में लचीला पाठ्यक्रम, मतलब फ्लेक्सिबल कैरिकुलम अपनाया जाता है, और स्ट्रक्चरल मेथड में कर्मनुसार जो भी पाठ्यक्रम होता है वो सीक्वेंस से होता है, और कंबाइंड मेथड में दोनों का समन्वय होता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। नेचुरल मेथड में पूर्ण से अंश पद्धति अपनाई जाती है, पहले पूरा फिर पार्ट करके पढ़ाया जाता है, और स्ट्रक्चरल मेथड में पहले अंश से पूर्ण पद्धति अपनाई जाती है, और कंबाइंड मेथड में दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। 4.2 में पूछा है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज। श्रवण बाधित बच्चों की सभी शिक्षकों की मुख्य चिंता भाषा शिक्षण है। पॉल और क्विजली ने 1984 में दिए गए अनुसार स्मिथ 1966 ने भाषा शिक्षण के लिए कई सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है, ये निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है बहुसंवेदी चैनल का उपयोग। यहाँ पर ये कहा गया बहुसंवेदी का मतलब मल्टी सेंसरी यूज, मतलब जितने भी सेंसेस हैं, विजन है, ऑडिटरी है, ऑल्फैक्टरी है, टच है, ये जितने भी सेंसेस हैं 5 हैं, उन सभी का यूज़। बच्चों को उपयोगी भाषा सिखाई जानी चाहिए, मतलब बच्चों को ऐसी भाषा सिखाई जानी चाहिए जो उपयोगी हो, जो बच्चे जिसका उपयोग कर पाएँ। सार्थक स्थिति और संदर्भ का उपयोग करना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल सिचुएशन जो भी हो, जैसे बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं तो
उनको उस बीच में भाषा सिखाई जानी चाहिए। मतलब ये कोई गतिविधि करे उस बीच में उस पर बात करनी चाहिए कि ये शूज़ है, ये आप खाना खा रहे हो, ये किससे बनता है, ये मतलब उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। भाषा को एक साध्य के बजाय एक साधन के रूप में माना चाहिए। मतलब भाषा को ये नहीं मानना चाहिए कि एक मीडियम है, मतलब हम भाषा को एक साधन के रूप में जान सकते हैं। भाषा सीखना बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए, बहुत अर्ली एज में बच्चों को भाषा सिखानी स्टार्ट करनी चाहिए। भाषा अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है, मतलब भाषा जो डेवलप होती है शुरू से लेके कंटिन्यूअस होती रहती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। और ये कोई केवल कक्षा का परिणाम नहीं, किसी क्लासरूम का रिजल्ट नहीं है कि वहाँ पर भाषा सिखा दिया जाए। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, मतलब उसका जिस पे इंटरेस्ट होता है वो सिखाना चाहिए। आजकल बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, जबकि उनका जो एटमॉस्फेयर है, बच्चे का जो हाँ, बच्चों की जो लैंग्वेज है वो उनकी खुद की मदर टंग है, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। भाषा कार्यक्रम का लक्ष्य स्वचालित विकास होना चाहिए। स्वचालित का मतलब खुद ही विकास होना चाहिए। भाषा को सही मायने में तब सीखा हुआ माना जाना जाता है जब बच्चा उसका सहज रूप से उपयोग कर पाए। मतलब जब बच्चा खुद उपयोग करता है तब हम माने कि बच्चे को लैंग्वेज आ गई है। टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज देखें तो टेक्निक्स जो है स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी से हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, ठीक है, पोएम के माध्यम से सिखा सकते हैं, राइम के माध्यम से सिखा सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि टेक्निक्स मैंने इसमें मेंशन नहीं करी। 4.3 है कम्युनिकेशन ऑप्शन कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑप्शन जो है, इसको मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑप्शन में डेफ एजुकेशन फिलोसफी भी बोलते हैं इसको। तो पहला है ओरलिज्म। ओरलिज्म क्या है? कक्षा के भीतर सांकेतिक भाषा का उपयोग करने के बजाय लिप रीडिंग, पढ़ने और भाषण की और मुंह के आकार, भाषण की सांस लेने के पैटर्न की नकल करके मौखिक भाषा के माध्यम से बधिर छात्रों की शिक्षा है। मतलब ओरलिज्म क्या है? जिसके भीतर सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं करने के बजाय, मतलब हम लिप रीडिंग करवा सकते हैं, स्पीच या मुंह का जो शेप है या फिर स्पीच जो सांस लेने का पैटर्न है, नकल करके मौखिक भाषा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है श्रवण समुदाय में एकीकरण के लिए आवश्यक भाषा और संचार कौशल विकसित करना। तो इसमें है जो भी डेफ बच्चे होते हैं या जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको इसलिए भाषा सिखाई जाती है ताकि वो समुदाय के इसे एकीकरण कर सकें, उनसे सामंजस्य स्थापित कर सकें। इसकी जो पहली प्रिंसिपल है या फिलॉसफी है, तो ये जो ओरलिज्म है सामाजिक लक्ष्यों पर जोर देता है। इसकी जो अशिष्ट सुनवाई होती है, जो बची हुई श्रवण क्षमता होती है, उस पर जोर देता है। इसका जो मोटो है भाषण के माध्यम से, भाषण मतलब स्पीच के माध्यम से स्पीच सिखाना। मौखिकवाद में स्पीच की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, मैनुअल संचार की भूमिका नहीं होती है। मैनुअलिज्म में देखते हैं, मैनुअलिज्म सांकेतिकवाद जो है, मैनुअलिज्म कक्षा के भीतर सांकेतिक भाषा का उपयोग करके जो डेफ बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की एक विधि है जिसका प्राथमिक लक्ष्य होता है बच्चे को संवाद करने के में सक्षम बनाना। मतलब बच्चा दूसरों के साथ कन्वर्सेशन कर सके, भले ही बच्चा कभी प्रभावी ढंग से ना बोलना सीख पाए। तो ये साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा पर जोर देते हैं। इनका मानना है कि बच्चे एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो बोलना सीख पाए। तो ये बच्चों को बधिर समुदाय तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। जो डेफ कम्युनिटी या डेफ कल्चर को फॉलो करते हैं उन तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। फिलॉसफी जो इसकी है, प्रिंसिपल है, ये व्यक्तिगत लक्ष्यों पर जोर देता है क्योंकि बच्चे की जो नीड होती है वो सबसे पहले यही होता है कि बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विकास पर जोर देना चाहिए। इसका जो मोटो होता है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा मतलब साइन थ्रू साइन लैंग्वेज सिखाना। तो मौखिक भाषा विकास पर कोई जोर नहीं है, मतलब इसमें मौखिक भाषा का कोई रोल नहीं है। सांकेतिक भाषा में बधिर समुदाय में आत्मविश्वास का विकास करना और बधिर लोगों के अधिकारों को पूरा करना, ये इसका
प्रिंसिपल है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म जो है, इसमें शैक्षिक द्विभाषिता बाइलिंगुअलिज्म का मतलब द्विभाषिता होता है। तो इसमें बधिर बच्चों के लिए शिक्षा का ये एक दृष्टिकोण है जो बधिर समुदाय की सांकेतिक और श्रवण समुदाय के लिखित बोली जाने वाली भाषा दोनों का उपयोग करता है। मतलब इसमें दोनों भाषाएं होती, ओरल प्लस साइन, ठीक है। तो इसमें बच्चों को द्विभाषी बनाने में सक्षम बनाना, यानी सांकेतिक भाषा और बोली जाने वाली भाषा में सक्षम और प्रवीण होना, जो एक व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हो, एक बच्चे के रूप में, एक वयस्क के रूप में। तो इसका जो प्रिंसिपल है या फिलॉसफी है वो क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्यों पर जोर देता है, क्योंकि बच्चे को अगर ओरल आती तो ओरल में बात कर सकता है, अगर साइन आती है तो साइन में। इसका जो मोटो है इसका जो मोटो है, भाषा के माध्यम से भाषा सिखाना, ठीक है। दूसरी भाषा को सीखने वाले के साथ तुलना, मतलब जो पहली भाषा का दूसरी भाषा के साथ तुलना है, L1 का L2 के साथ तुलना। भाषण की भूमिका इसमें क्या है, अनिवार्य नहीं है, ना तो प्राप्त है और ना ही वांछनीय है। जैसे ओरलिज्म में अनिवार्य भी है, प्राप्त भी है और वांछनीय भी है। इसमें बधिरता का सांस्कृतिक मॉडल भी फॉलो हो सकता है। टोटल कम्युनिकेशन का मतलब संपूर्ण संप्रेषण। तो संपूर्ण संप्रेषण में वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हस्ताक्षरित, मौखिक, श्रवण, लिखित और दृश्य सहायता का उपयोग, मतलब ऑल सोर्सेज, यूज़ ऑफ ऑल सोर्सेज, जितनी भी तकनीकें होती हैं उन सब का उपयोग। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, श्रवण बाधित बच्चे और श्रवण सहभागियों के बीच एक आसान संचार विधि प्रदान करना। बच्चों को श्रवण और SL के साथ अन्य दृश्य प्रासंगिक संकेतों का उपयोग को प्रोत्साहित करना। प्रिंसिपल क्या है, सामाजिक लक्ष्यों पर अधिक जोर करता है, सभी स्रोतों का उपयोग करता है। इसका आदर्श क्या है, भाषण और संकेत के माध्यम से भाषण सिखाना। भाषण की भूमिका क्या है, आवश्यक है, वांछनीय है, लेकिन भाषण को उनके माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि स्पीच आए ही, प्राप्त ही की जा सके। ओरलिज्म वर्सेस मैनुअलिज्म, बधिरों की शिक्षा के संबंध में मैनुअलिज्म और ओरलिज्म दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब दोनों अलग हैं, अपोजिट हैं। मैनुअलिज्म का दावा है कि ओरलिस्ट बधिर बच्चों को मनोसामाजिक विकास की उपेक्षा करते हैं, और ओरलिस्ट का दावा क्या है, मैनुअलिस्ट जो हैं वो बधिर बच्चों को के अवशिष्ट श्रवण की उपेक्षा करते हैं। सांकेतिक भाषा पर उनका जोर उन्हें व्यापक और संस्कृति सुनने वाले परिवार के सदस्य से अलग कर देता है, जिसे उन्हें एक कबीले और निम्न उप संस्कृति में शामिल कर दिया जाता है, जो उन्हें सामान्य आबादी में सफल होने में असमर्थ बनाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट में आधुनिक विकास ने ऐसी ऐतिहासिक बहस को नवीनीकृत करने का काम किया है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म जो है और टोटल कम्युनिकेशन है, ये द्विभाषिता और कुल संचार बधिरों की शिक्षा के बारे में दो नए फिलॉसफी हैं, अलग अलग दो नई फिलॉसफी हैं। द्विभाषिता के समर्थकों का कहना है इस पद्धति में दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है, सांकेतिक और लिखित बोले जाने वाली। ये सुनने और न सुनने वाली दोनों आबादी की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए ये बेहतर विकल्प है। कुल संचार के समर्थकों का कहना है कि इस पद्धति में बच्चों की विशेष ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर संचार के सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें ऑल सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे सांकेतिक है, मौखिक है, श्रवण है, लिखित है, दृश्य सहायता है, इसलिए ये विकल्प दूसरों की तुलना में बेहतर है। 4.4 में पूछा है कम्युनिकेशन ऑप्शन, जस्टिफिकेशन एंड चैलेंजेस। जितने भी कम्युनिकेशन ऑप्शन पढ़े उसका जस्टिफिकेशन और चैलेंजेस पूछने हैं। तो सबसे पहले ओरलिज्म का जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें भाषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऑडियोलॉजी, भाषण विज्ञान और विशेष शिक्षा में विकास होना ज़रूरी होता है। चैलेंजेस क्या है, भाषा में देरी हो सकती है, संचार और भाषा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, तकनीकी विकास की अपर्याप्तता होती है, जैसे हियरिंग एड सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होते हैं, मौखिक सफलता की पूर्व अपेक्षा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से वो बातचीत कर पाएँ। जस्टिफिकेशन फॉर मैनुअलिज्म जो है ये बधिर व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरत है। इसमें इस विकल्प में बधिर छात्रों को सफलतापूर्वक पढ़ाया जा सकता है। ये मौखिक विधा से आसान है, मतलब जो मौखिक विधि है उससे क्या है, ये आसान है। इसे बधिर लोगों की मनोवैज्ञानिक ज़रूरत पूरी होती है। चैलेंजेस ऑफ मैनुअलिज्म, ये केवल बधिर समुदाय पर केंद्रित है।
मतलब ये बधिर समुदाय वाले ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर। छात्र मौखिक संचार से डरते हैं इसमें। छात्र उपेक्षित और अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल कम्युनिटी के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं। बधिर बच्चों में अवशिष्ट श्रवण की उपेक्षा की जाती है। चैलेंजेस ऑफ मैनुअलिज्म जो है वो क्या है, ये केवल बधिर समुदाय पर केंद्रित है। छात्र मौखिक संचार से बचते हैं। छात्र उपेक्षित और अलग थलग महसूस करते हैं। बधिर बच्चों में अवशिष्ट श्रवण की उपेक्षा की जाती है। जस्टिफिकेशन क्या है, उनका मोरल डेवलपमेंट अच्छा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक लाभ मिलता है, और इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है। चैलेंजेस क्या हैं, भाषा आधार की अवधारणा से जुड़ी समस्याएं होती हैं। साक्षरता का मुद्दा हो सकता है, साक्षरता से जुड़ी समस्याएं और सफलता की पूर्व आवश्यकताएं, ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म के। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन फॉर टोटल कम्युनिकेशन। तो लक्ष्य का मध्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, मतलब लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होता है माध्यम से, कि जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चे का तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये नहीं कि किस तरीके से किया गया है। दोनों का फ़ायदा होता है, साइन लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज दोनों का चुनाव कर सकते हैं इसमें। चैलेंजेस ऑफ टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है, संपूर्ण संचार की सफलता की पूर्वापेक्षा है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं तो इसलिए दिक्कत होती है। मल्टी मोडालिज्म की समस्या, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इसलिए समस्याएं होती हैं। संदेश की प्रकृति, आसान विकल्प का चयन कर लेते हैं या फिर कार्य को दोगुना कर देते हैं, दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, साइन और ओरल। भौतिक असंभव मतलब फिजिकल थकावट हो सकती है। 4.5 है ट्यूनिंग द इन्वायरमेंट होम एंड स्कूल स्कूल आफ्टर फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मतलब वातावरण को ट्यून करना, घर और स्कूल भाषा और संचार को सुविधाजनक बनाना। तो घर में जो वातावरण है उसमें सकारात्मक माहौल होना चाहिए, घर में एक सकारात्मक और शांत वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चा वहाँ पर असहज महसूस ना करे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, जो भी उसके विचार है, जो भी भावनाएं उसको व्यक्त कर सके। संचार को प्रोत्साहन, माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों से बात करें, उनकी बातें सुने और उनकी विचारधारा, जो भी उनके थॉट हो उनको सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें। पढ़ाई का स्थान, बच्चों के लिए एक शांत और व्यवस्थित पढ़ाई का स्थान बनाएं जिससे वो ध्यान केंद्रित कर सके। भाषा का उपयोग, सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें ताकि बच्चे को समझने में कोई समस्या नहीं हो। स्कूल में वातावरण, सुरक्षित और सहयोगी इस माहौल। स्कूल में एक ऐसा वातावरण हो जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। शिक्षकों का योगदान, शिक्षक बच्चों को प्रेरित करें उनके संवाद और कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि मतलब इसमें हम कम्युनिकेशन सेशन भी आयोजन कर सकते हैं। समूह और गतिविधियां, बच्चों को समूह में काम करने के अवसर दें ताकि वे दूसरों से सीख सकें और अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकें। भाषा और संचार की सुविधा, भाषा विकास में सहायता, बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए किताबें, गाने और खेल का सहारा ले सकते हैं। प्रेरणा और पुनरावृत्ति, बच्चों को संवाद करने के लिए प्रेरित करें और बार बार अभ्यास कराएं। विजुअल और शारीरिक संकेत, संवाद को बेहतर बनाने के लिए विजुअल सामग्री और शारीरिक हाव भाव का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल 5 है एजुकेशनल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। 5.1 है एजुकेशनल इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट, नीड एंड एरियाज, जिसमें करिकुलर एंड को करिकुलर एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन, ग्रुप, इंडिविजुअल, डेवलपमेंटल, रेमेडियल पूछा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशनल इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट, नीड एंड एरियाज, जिसमें शैक्षिक हस्तक्षेपण, अवधारणा, आवश्यकता और क्षेत्र जो है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम, करिकुलर और को करिकुलर। तो सबसे पहले हम अवधारणा देख लेते हैं। शैक्षिक हस्तक्षेप का मतलब होता है विद्यार्थियों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक या अन्य प्रोफेशनल द्वारा किए गए उपाय। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नए ज्ञान, कौशल और सामाजिक विकास में सुधार करना है। आवश्यकता क्या है, विविधता में एकता, मतलब
डाइवर्सिटी होती है हर क्लास में, तो उनकी जो विभिन्न क्षमताएं होती हैं उनके शैक्षिक स्तरों के बीच अंतर को पाटने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। समस्याओं का समाधान, जैसे शैक्षिक संकट जैसे पढ़ाई में कठिनाई या भाषा की समस्या या शारीरिक विकलांगता के समाधान हेतु। सफलता में वृद्धि, छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ताकि वह शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकें। समाज के लिए योगदान कर सकते हैं, छात्रों को सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर विकास करने में के अवसर प्रदान करना। कैरिकुलर और को कैरिकुलर है ये हस्तक्षेप मुख्य रूप से शिक्षा के औपचारिक हिस्से में होता है, जैसे पढ़ाई, गणित, विज्ञान, भाषा आदि में। जो उनके पेपर होते हैं, जो कैरिकुलम होते हैं, जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें होता है, प्रैक्टिकल और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों में होते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को अन्य अध्ययन में मदद करना है, उनकी समझ को गहरा करना है। को कैरिकुलर एक्टिविटी होती है जैसे अतिरिक्त गतिविधियाँ होती हैं, जैसे खेल है, कला है, संगीत है, नृत्य है, इन चीज़ों में मदद करना। नेक्स्ट है क्षेत्र जो है पाठ्यक्रम और सहपाठ्यक्रम। तो ये हस्तक्षेप जैसे ऊपर कर दिया वो रिपीट हो गया दोबारा। आगे बढ़ते हैं हम। 5.2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन अर्ली एजुकेशनल इंटरवेंशन, फैमिली सेंटर्ड, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, नेचुरल एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट एंड इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव सपोर्ट एंड सर्विस। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रारंभिक शैक्षिक हस्तक्षेप में सिद्धांत और अभ्यास क्या है। तो सबसे पहला है फैमिली सेंटर्ड, परिवार केंद्रित। इस सिद्धांत के तहत परिवार को शैक्षिक हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। परिवारों को सशक्त बनाया जाता है ताकि बच्चों के विकास में सक्रिय रूप से भाग लें। परिवारों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है जिससे वे बच्चों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर समझ सकें। परिवारों को संसाधन, जानकारी और समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने बच्चों के विकास में मदद कर सके। कॉन्टेक्सचुअलाइज जो है संदर्भित प्राकृतिक और समावेशी वातावरण क्या होगा, तो सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट देना। बच्चों का विकास जो होता है उनके दैनिक जीवन में होते हुए घर या समुदाय के प्राकृतिक वातावरण में ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य बच्चों को इस वातावरण में अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर देना। समावेशी वातावरण जो है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है, शिक्षा और विकास के अवसर सभी बच्चों के लिए समान रूप से समान होने चाहिए। उनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, बच्चों को अलग अलग नहीं बल्कि समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड एकीकृत सहयोगी और समर्थन सेवा। इस सिद्धांत के तहत बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं समर्थन एकीकृत रूप से प्रदान किए जाते हैं, जैसे विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सेवाएं। कोलैबोरेटिव सपोर्ट, विभिन्न पेशेवर जैसे शिक्षक है, चिकित्सक है या मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि बच्चे की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये टीम आधारित दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण बच्चों को संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है, ना केवल बच्चे शैक्षिक या शारीरिक विकास को ही, मतलब संपूर्ण विकास पर फोकस करता है। 5.3 है मैगजिम्स ऑफ, इसको मैगजीन्स नहीं है, ये मैगजिम्स मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, MAXIMS, मैगजिम्स मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, ग्रुप इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड रेमेडियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मैगजिम्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग या मैगजिम्स मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, ये शिक्षण के सूत्र होते हैं जो शिक्षण को प्रभावी और सरल बनाने के लिए डायरेक्शन देते हैं। जो प्रमुख सूत्र हैं उनके देखते हैं। तो सबसे पहले नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। इसका जो सूत्र है, पहले छात्रों को ज्ञात चीज़ों को पढ़ाना और फिर नई जानकारी देना। उपाय क्या है, परिचित उदाहरण देकर नई बातें समझाना, उदाहरण जैसे जोड़, फिर जोड़ से गुणा समझाना। फिर है सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आसान चीज़ें सिखाना फिर कठिन विषयों पर जाना। उपाय आधारभूत ज्ञान पर निर्माण, उदाहरण जो है अक्षरों से शब्द फिर वाक्य सिखाना। सजग से निराकार, सूत्र ठोस और वास्तविक चीज़ों से पढ़ाना फिर अमूर्त विचारों पर जाना।
मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर भी बोल सकते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो इसका उपाय जो है मॉडल है, चित्र है या प्रैक्टिकल गतिविधियां हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज का मॉडल दिखाकर ज्यामिति के नियम सिखाना। विशेष से सामान्य की ओर सूत्र, सबसे पहले विशेष उदाहरण देकर फिर सामान्य नियमों पर जाना। उपाय क्या हो सकता है? केस स्टडी, वास्तविक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे विभिन्न पेड़ों को दिखाकर उनके सामान्य लक्षण दिखाना। होल टू पार्ट, समग्र से अंश की ओर, पहले पूरे विषय को समझाएं फिर उसे भागों में बांटकर समझाएं। कहानी सुनाकर या प्रदर्शन करके विषय का परिचय देना। तो उदाहरण, एक पूरी कविता पढ़कर फिर उसके भागों का विश्लेषण करना। सक्रियता का सिद्धांत है ये सूत्र छात्रों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना। उपाय करना कि उपाय जो है प्रोजेक्ट वर्क है, समूह चर्चा है और क्वेश्चन आंसर है। उदाहरण के लिए छात्र से प्रायोगिक गतिविधि करवाना। तो ये सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है जिसके आधार पर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेसन प्लानिंग, पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना जो है वो है समूह विकास। सबसे पहले इसमें जो पाठ्य योजना है वो क्या है? एक लेसन प्लानिंग है, उसकी हम पढ़ाने से पहले की गई तैयारी होती है, जिसमें सबसे पहले समूह विकास, ग्रुप डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें छात्रों को समूह में बांटकर कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। समूह में काम करने से बच्चों का जो सहयोग होता है, कम्युनिकेशन होता है या टीम वर्क की जो भावना होती है वो अच्छे से डेवलप होती है। उद्देश्य क्या है? ये विधि छात्रों के सामूहिक कार्य, समूह चर्चा और सामूहिक समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। दूसरा है व्यक्तिगत डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विकास जो है ये जो पाठ्य योजना में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और सहारा देते हैं। उद्देश्य क्या है? ये छात्रों को व्यक्तिगत कौशल और आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं। सुधारात्मक शिक्षा है, रेमेडियल टीचिंग है। जो छात्र पिछड़ रहे होते हैं उनके लिए विशेष रूप से सुधारात्मक योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम होता है, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है या कुछ स्पेशल तकनीकी होती है उनका उपयोग किया जाता है। ये विधि जो होती है वो कमज़ोर छात्रों को सुधारने, समझाने और उनकी क्षमताओं को पुनः विकसित करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। पाठ्य योजना के तत्व क्या हैं? तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं, पाठ का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सामग्री का चयन करते हैं, मटेरियल सिलेक्शन, छात्रों के स्तर पर विषय के अनुसार उपयुक्त सामग्री का चयन, एक्टिव मेथड जैसे चर्चा, प्रश्नोत्तर, गतिविधियां और व्यवहारिक उदाहरण का उपयोग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, छात्रों की समझ और उनकी जो प्रोग्रेस होती है उसका मूल्यांकन करते हैं, जैसे परीक्षण, परियोजना कार्य और समूह चर्चा। 5.4 है पार्टनरशिप ऑफ वेरियस प्रोफेशनल एंड एजेंसीज इन एजुकेशनल इंटरवेंशन। शैक्षिक हस्तक्षेप में विभिन्न पेशेवरों और एजेंसियों की साझेदारी। तो इसमें सबसे पहली जो साझेदारी का महत्व है, शैक्षिक हस्तक्षेप में विभिन्न पेशेवर और एजेंसियों की साझेदारी और बच्चों की शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीकों से पूरा किया जा सकता है। ये सहयोग बच्चों को समग्र विकास में मदद करता है और उन्हें ज़्यादा समर्थन प्रदान करता है। जैसे पेशेवर और एजेंसियों की भूमिकाएं जो हैं वो क्या हैं? तो शिक्षक जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सीखने में मदद करते हैं और विकासात्मक समस्याओं की पहचान करते हैं। विशेष शिक्षा विशेषज्ञ क्या करते हैं? वे बच्चों की मदद करते हैं जो बच्चे शैक्षिक आवश्यकताओं वाले होते हैं, जैसे विकलांगता या सीखने में कठिनाई होती है, उनकी मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक बच्चों की मानसिक और इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। वे समस्याओं को पहचान कर बच्चों को सही मानसिक समर्थन और थेरेपी देते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई या अन्य स्वास्थ्य प्रोफेशनल हो गए, जैसे बच्चों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करते हैं, उचित उपचार प्रदान करते हैं। परिवार और अभिभावक, परिवार और बच्चों के करीबी समर्थन होते हैं। वे घर पर बच्चों के साथ मिलकर विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं, बच्चों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता बच्चों और परिवारों के सामाजिक सेवाओं जैसे कि वित्तीय सहायता है, मानसिक समर्थन है, समुदाय आधारित कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करते हैं। समावेशी दृष्टिकोण, ये साझेदारी एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनती है, जहाँ हर बच्चे की विशेष आवश्यकता को समझते हुए उन्हें सम्मान और अवसर समर्थन मिलता है, समान अवसर और सपोर्ट मिलता है।
इनकी साझेदारी में कठिनाई चुनौतियाँ आती हैं, संचार में कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे विभिन्न प्रोफेशनल होते हैं या जिनसे उनके बीच संचार में बाधाएँ आ सकती हैं। संसाधन की कमी हो सकती है, कभी-कभी संसाधन या समर्थन के कारण साझेदारी में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। 5.5 में पूछा है चाइल्ड एंड फैमिली आउटकम्स ऑफ अर्ली एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो सबसे प्रारंभिक शैक्षिक हस्तक्षेप में बच्चों और परिवारों का परिणाम क्या होता है? तो बच्चों के परिणाम जो होते हैं, शैक्षिक सुधार हो सकता है अगर इंटरवेंशन जल्दी हो जाए। तो इसमें बच्चों की शैक्षिक हस्तक्षेप में बेहतर शिक्षा मिलती है, एकेडमिक क्षमता में सुधार होता है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, भाषा और संचार कौशल में सुधार होता है, विशेष रूप से भाषा और संवाद कौशल में सुधार होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं दूसरों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो सोशल रिलेशन होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता होती है, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है, अपने निर्णय के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं, समग्र विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में संतुलन आ जाता है, बच्चा समाज में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार के परिणाम क्या होते हैं? परिवार का सशक्तिकरण होता है, फैमिली एम्पावर होती है, परिवार बच्चों की शिक्षा और विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें अधिक सशक्त बनाते हैं और वे बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर समझ पाते हैं, समय और संसाधन की बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, जिसमें समय देने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वे बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। भावनात्मक और मानसिक समर्थन, बच्चों के विकास में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है, जिससे उनका तनाव कम होता है। सामाजिक नेटवर्क का निर्माण होता है, परिवार को अन्य परिवारों से और पेशेवरों से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे वे एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बना सकते हैं और अधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक पारिवारिक संबंध होते हैं, शैक्षिक हस्तक्षेप में परिवारों के बीच संबंधों में सुधार होता है, जिससे परिवार में सामूहिक समर्थन और सामंजस्य बनता है। कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर समझ में आ गया है तो भी बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं अगला पेपर जल्द ही लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।